दोस्तों सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट कि आज हम फाइनली 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं। आज मैं आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि रहा है मेरा बनारस और महाकुंभ की ट्रिप से रिलेटेड। मेरा एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा नेगेटिव रहा है। जो परेशानी जो दिक्कतें मुझे हुई, खासकर जो स्कैम्स लोग वहाँ पर कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर बनारस या महाकुंभ जा रहे हो तो आपके साथ वो चीज़ें वापस से ना हो। तो हमारे बनारस जाने का प्लान बनता है क्योंकि हमारे एक दोस्त की शादी थी 7 तारीख को। हम 5 तारीख की शाम को दिल्ली से निकलते हैं और 6 तारीख की सुबह 10 बजे के करीब हम रेलवे स्टेशन बनारस के पहुंच जाते हैं। बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद पहला स्कैम हमारे साथ होता है। अब सबको पता है कि जो भी ई रिक्शा वाले होते हैं वो अगर बोले कि भैया चलो मैं आपको होटल दिलवा देता हूँ, तो हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो महंगा होटल दिलवाएंगे और उनका कमीशन वहाँ पे जुड़ा होता है। मुझे भी पता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं यार, 100-200 अगर कोई कमा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ई रिक्शा वाले हैं ना, एक ट्रिक का यूज़ करते हैं ताकि जो भी आपका बजट है, आप अपनी बजट से ज़्यादा प्राइस का होटल आप ले लेंगे और उसको भी कमीशन अच्छा मिलेगा। मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ हमारे साथ बनारस में डे 1 पर। तो सबसे पहले तो भाई आपको थका दिया जाएगा होटल्स दिखा दिखा कर कि फाइनली आप कहोगे भाई अब कुछ भी दिला दो, जिसमें दिलाओगे आज का दिन मैं काट लूँ, आगे का मैं देख लूँगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने 3 घंटे हमें घुमाया और लिटरली हम लोग परेशान हो गए। हम 3 लोग टोटल गए थे बनारस। तो उसने जो होटल्स दिखाए उनका प्राइस था 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, ऐसा कुछ प्राइस था। लेकिन मैंने उनको जो बजट दिया था वो दिया था लगभग 2,000 रुपये पर डे का। फाइनली 3 घंटे पूरा घूमने के बाद, 4-4 मंजिलें चढ़ने के बाद, क्योंकि कुछ होटल्स में लिफ्ट भी नहीं थी, चढ़ने के बाद पूरा थकने के बाद, क्योंकि जो इंसान पूरी रात सोया नहीं है वो आके कितना घूमेगा। फिर मैंने उनको बोला कि भाई आप एक काम करो, आप हमें किसी घाट पर छोड़ दो, हम वहाँ थोड़ी देर बैठ जाएंगे, उसके बाद हम खुद से होटल ढूंढ लेंगे हमारे लिए। अब आप लोग कहोगे कि भाई ऑनलाइन चेक कर लेता। मैंने भी पहले होटल चेक किए थे, बट जितने भी होटल्स ऑनलाइन उस टाइम पर दिखा रहा था वो सभी 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 इस प्राइस रेंज में दिखा रहा था, शो कर रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लोकली जाऊँगा तो शायद थोड़ा सा सस्ता मिलेगा और मैं देख कर भी, पर्सनली देख कर भी ले लूँगा, क्योंकि मेरे साथ पहले बहुत स्कैम हो चुका है कि होटल्स फोटो में कुछ और होता है और जब रियल में जाते हैं तो कुछ और होता है। तो जब मैंने उनको बोला कि भैया आप हमें बस कहीं भी छोड़ दीजिए, अभी हम अपना होटल अपने आप देख लेंगे, तब उनका माथा थिनका कि भाई ये लोग तो अब नहीं देखने वाले। फिर वो फाइनली लास्ट में बोला कि भैया बस एक होटल पे और चल लो, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद वो आपको पसंद आ जाए। तब उस लोग होटल पे जाके हमारी बात हुई लगभग 2700 रुपये में। अब हमारा बजट था 2,000, लेकिन वहाँ पर मैंने सोचा कि यार इतना घूम लिया, फाइनली चलो एक मिल रहा है, बाकी सारे होटल 5-6 हज़ार, 5-6 हज़ार, 7-8 हज़ार की रेंज में है। आज का मैं दिन निकाल लेता हूँ, किसी तरह आराम कर लेते हैं, उसके बाद कल चेकआउट करके मैं अगला होटल देख लूँगा, दूसरा होटल देख लूँगा, शाम को हम देख लेंगे। तो यही मैंने किया, चेक इन किया और ई रिक्शा वालों ने भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझसे चार्ज किया, लगभग 400-500 रुपये मैंने दे दिए। चलो कोई बात नहीं, आप भी 3-4 घंटे घूमे हो, जो कि नहीं देना चाहिए था, बट मैंने दे दिया। तो मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाली और वहाँ पे पता करने की कोशिश की कि जो लोग पहले से बनारस आ चुके हैं, पहले कभी घूम के जा चुके हैं बनारस में, उनसे मैंने पूछा तो उनमें से किसी एक ने होटल बताया जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यानी BHU के आसपास में था, और उन्होंने हमें कॉल पे बताया कि 1,500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। अब शाम को जाके मैं रूम देख के आया, रूम मुझे पसंद आया। उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है भैया, कल आके मैं रूम बुक कर लूँगा। तो दूसरे दिन यानी कि 7 फेब को हमने नए होटल में चेक इन किया और हमने उनको बताया कि भैया आज तो हमें एक ही रूम चाहिए, बाकी हमारे 4 गेस्ट और हैं जो आने वाले हैं, जो हमें ज्वाइन करने वाले इसी ट्रिप में, और उनके लिए भी हमें एक रूम चाहिए होगा। उसके लिए हमने उनको बोला कि 8, 9 और 10 को हमें 2 रूम चाहिए और आज हमें एक ही रूम चाहिए। उन्होंने चेक किए अपने रिकॉर्ड्स, उन्होंने बताया ठीक है रूम खाली है, हम अवेलेबल करवा देंगे। तो 7 तारीख को मेरे दोस्त की शादी थी, तो हम शाम को शादी अटेंड की, उसके बाद आए। उस दिन काफ़ी स्मूथ था सब कुछ। अब अगले दिन यानी कि 8 तारीख को डे 3 में क्या होता है, हमारे जो गेस्ट है सुबह 9 बजे के करीब आ जाते हैं, और क्योंकि हमने उनको पहले से बोला हुआ था कि हमें एक रूम और चाहिए होगा, तो उन्होंने बोला कि भैया जो चेक इन टाइम है वो 12 बजे का, 12 बजे से पहले हम आपको नहीं दे सकते, रूम खाली हो गए हैं लेकिन बस सफाई बाकी, सफाई करने के बाद ही हम आपको रूम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जो हमारे गेस्ट थे वो रिसेप्शन पर ही बैठे थे और वेट कर रहे थे कि कब 12 बजे और कब जाके वो अपने रूम में चेक इन करें। लगभग 3 घंटे वेट करने के बाद वो होटल वाले क्या कहते हैं, जब 12 बज गए, 12:15 हो गए, तो मैं उनको कहता हूँ भैया आप तो चाबी दे दो, अब तो 12 भी बज गए। तो वो कहते हैं कि भैया आपने तो कुछ कंफर्म ही नहीं किया आने के बाद, इनके आने के बाद, कि आपको रूम चाहिए नहीं चाहिए। वो रूम तो किसी और को चढ़ा दिया हमने। मैं कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, हमने आपको बोला हुआ है, आपके सामने हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, सुबह 9 बजे के आए हुए, आपने बोला है हमें कि 12 बजे के बाद आपको मिलेगा, अभी सफाई चल रही है। हमने आपकी बात सुनी और वेट किया, लेकिन आप ये कैसे कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे की बात क्या है। हमारी जो बात हुई थी 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से हुई थी, लेकिन उनको कोई और पर्सन मिल गया जो ज़्यादा प्राइस पे कर रहा था सेम डे आने के लिए, तो उन्होंने उसको वो रूम दे दिया। अब आप बताइए कहीं से सही है। मैंने उनसे पूछा कि ये जो गेस्ट आ गए हैं आपके भरोसे, आपने बोला इनका मैं क्या करूं, इनको मैं कहाँ शिफ्ट करूं, कहाँ बैठाऊं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप कहीं भी जाओ,
देख लो यहाँ पास में बहुत होटल हैं। उनका यही जवाब था। अब किसी को अगर जानना है कि कौन सा होटल था वो, तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, मैं बता सकता हूँ। तो वहाँ पे लगभग मुझे 2 से 3 घंटे लगे होटल, नया होटल ढूंढने में। फाइनली मुझे उसी रोड के अपोजिट साइड में एक होटल मिला। वहाँ पर हमने उनको शिफ्ट किया लगभग 2 घंटे बाद। अब जो 2 घंटे थे तो हमने उनको बोला कि उनकी पॉलिसी थी कि भाई एक रूम में 3 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जो बाकी 4 लोग आए थे उनमें से एक पर्सन नीचे ही बैठे रहे, बाकी 3 लोग ऊपर जाके रेस्ट करने लगे, रिफ्रेश होने लगे, क्योंकि वो लोग भी लंबी जर्नी करके आए थे। उसके बाद जब मैं बाहर हूँ होटल ढूंढ रहा हूँ, तो उनमें से होटल स्टाफ में से एक पर्सन जाता है ऊपर और उनको कहता है कि आप लोग कैसे, आप लोगों की तो बुकिंग ही नहीं, आप लोग कैसे हो इस रूम में, आप क्या कर रहे हो। तो उनको वहाँ से नीचे भगा दिया जाता है, नीचे भेज दिया जाता है। तो मेरे पास कॉल आता है, मैं फिर जाके उनसे मिलता हूँ, उनको थोड़ा डांटता हूँ कि भाई क्या बात है ये। तो मैंने उनको कहा कि भाई एडवांस बुकिंग कर होने के बावजूद भी, पहले बताने के बावजूद भी आपके सामने गेस्ट बैठे थे, आपने अपना रूम कैंसिल कर दिया और अब ये लोग आराम भी ना करें, जबकि आपकी पॉलिसी है तीन लोगों से ज़्यादा एक रूम में नहीं हो सकते, वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। फिर भी ये मतलब इंसानियत भाई बनारस के लोगों में, वहाँ के लोगों में, होटल एरिया कहूँ या जिसकी भी कहूँ भाई, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको फिलहाल बस एक मौका मिल गया है कि महाकुंभ की वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, होटल्स खाली नहीं है, तो इस बात का फ़ायदा उठाओ। मैंने उनको जाके डांटा, उनको बोला, तब जाके वो थोड़ी देर वहाँ स्टे किया। जैसे ही वो दूसरा वाला होटल हमें मिला, कन्फर्म हुआ, मैंने उनको वहाँ पर शिफ्ट किया। अगले दिन हमें कहा जाता है कि भैया आपका चेकआउट का टाइम होने वाला है, आप क्या कर रहे हो। मेरा रूम, जिसमें हम 3 लोग थे, हमारा रूम 10 तारीख तक बुक्ड था, बात हमारी हो चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई आपको चेकआउट करना है, आपने बताया नहीं, और जबकि ये सारी बातें पहले ही दिन हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला हमारे में से ही एक पर्सन की तबीयत खराब हो गई थी। हमने उनको बोला भैया कम से कम ये तो देखो, इनकी तबीयत खराब, मैं इनको लेके कहाँ घूमूं, किस होटल में जाके शिफ्ट करूँ, आप कम से कम ये तो सोचो। 1-2 दिन की और बात है, 2 दिन और आप मैनेज करो, हमने एडवांस बुकिंग की हुई है, आप कम से कम कुछ तो सोचो, इंसानियत के नाते कुछ तो सोचो। कहते नहीं ये रूम तो चढ़ गया है, वो लोग वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। डेफिनेटली ज़्यादा पैसा मिला, बाकी लोग भाड़ में जाएं, यही उनका कहना है, यही उनका सोचना है। कोई मतलब नहीं है उनको अपनी कमिटमेंट से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कुछ भी नहीं है। बस उनको एक मौका मिल गया है कि महाकुंभ की वजह से बनारस में लोग आ रहे हैं, होटल्स बुक है, जो पैसा मांगेंगे, जिससे मांगेंगे, सभी की यही सोच है कि वो पैसा उनको मिलेगा। को हमारा रूम एक्सटेंड नहीं हुआ, एक पर्सन की तबीयत खराब होने के बावजूद भी, एडवांस में बुकिंग करने के बावजूद भी। तब जाके हमने किसी दूसरे होटल में, जिसमें हमारे ऑलरेडी गेस्ट थे, वहाँ पे जाके हमने चेक इन किया और उसके बाद हम फिर शाम को काल भैरव जी के दर्शन करने गए। काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे हमारे दर्शन हुए और हमने सोचा चलो आज एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हुआ है। लेकिन आसानी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पहले 3 दिन जिस तरीके से बीते उसके कंपेरिजन में वो आसान था, लेकिन फिर भी हमें 2 से 3 घंटे लाइन में वेट करना पड़ा, जिसको लेके मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो दर्शन हो रहे थे, वहाँ पे फटाफट लोगों को पकड़ पकड़ के ऐसे धक्के मार मार के सीधा ऐसे, मतलब हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे, ऐसे पीठ पे ऐसे टप टप करके सीधा निकाला जा रहा है। ऐसे लाइन से लोग आ रहे हैं, सीधा सीधा निकाला जा रहा है। हो सकता है उनका तरीका हो भीड़ कंट्रोल करने का, जो भी हो, बट मैं कहना चाहूँगा कि इतना वेट करने के बावजूद भी शायद 1 सेकंड भी हम नहीं देख पाए, नहीं दर्शन कर पाए। बट स्टिल बाकी दिनों से थोड़ा सा बेटर ये दिन हमारा रहा। तो दोस्तों अगले दिन, जो कि हमारा लास्ट डे था बनारस में, हमने प्लान बनाया काशी विश्वनाथ जाने का, उनके दर्शन करने का। उसके लिए हमें अपने होटल से, जो कि हमारा तीसरा होटल था, वहाँ से हमने ई रिक्शा ली और हम चले गए। उसके बाद ई रिक्शा वाले ने ही हमें किसी पर्सन से मिलाया, जो कि उन्होंने कहा था कि ये आपको घाट तक ले जाएगा और आपको बोट भी दिलवा देगा। अब हमें तो पता है कि इस पर्सन से तो बिल्कुल बोट नहीं लेनी है, क्योंकि कमीशन। अब कमीशन लेना बुरा नहीं, लेकिन हमें पता है ना कि उस दिन क्या चल रहा था। हम 2 से 3 दिन हम देख चुके थे कि कमीशन के नाम पे क्या हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है और कुछ नहीं। तो ये हमने कंफर्म कर रहे थे कि भाई इससे तो नहीं लेना, लेकिन हाँ चलो घाट तक तो चलते हैं, अपनी मंजिल तक तो पहुँचते हैं, कहीं तक तो पहुँचते हैं। उसके बाद हम गए वहाँ, तो बोट्स का अलग ही स्कैम चल रहा है। किसी ने हमसे कहा आप कितने लोगों, 7 लोग हो, चलिए आप 11,000 दे दीजिएगा, हम आपको पूरा घुमा देंगे। उसके बाद मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि पर पर्सन मैं 1,000 रुपये लूँगा। फाइनली हमें बेस्ट प्राइस मिला, मुझे मिला जो वो था लगभग 400 रुपये। फिर हमारी टीम में से ही किसी को मिला जो कि बोल रहा था 250 रुपये। फिर उनसे बात की 200 रुपये पर पर्सन में। तो जब 200 रुपये, हमें पता था इससे नीचे तो क्या ही होगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। अब जब हम 200 रुपये पर पर्सन वाली बोट में जाने लगे, तो उन्होंने हमें कान में बोला कि भाई बोट में जो भी लोग बैठे हैं, वो अगर पूछे कि आप कितने में आए हो, कितने में राइड कर रहे हो, तो उनको आपको 400 रुपये बोलना है कि भाई हम तो 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से राइड कर रहे हैं। तो बोट में जाते वक्त किसी ने हमसे पूछा कि भैया आप कितने में जा रहे हो, तो हमने कहा कि भाई 400 रुपये। हमने सोचा चलो 400 रुपये बोल देते हैं, क्यों इनका झगड़ा करवाना। तो कहता भाई मैं तो 500 रुपये दे के आया हूँ। अब उसके बाद वो पर्सन बोट वाले से लड़ने लगा कि भाई तुमने हमसे 500 कैसे ले रही है, बाकी लोगों से तुम 400 ले रहे हो।
मैं कहा यार अगर हम 250 बोल देते तब तो अलग ही बवाल हो जाता। तो हमें बताया गया था कि 40 घाट वो हमें दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। और मणिकर्णिका घाट जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बनारस घाट, बनारस के घाट में से थोड़ा सा डरावना कह सकते हैं होता है रात के टाइम में, दिन के टाइम, क्योंकि वहाँ पर हमेशा 24 घंटे आपको चिता जलती हुई मिलेगी, जो कि हमने भी देखी थी। फिर मणिकर्णिका घाट के पास उतरने के बाद काफ़ी पैदल चलने के बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हम नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हमें पता लग गया था कि आज तो नहीं होने वाला, और क्योंकि वो हमारा लास्ट डे भी था बनारस में, तो इसलिए हमने ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया कि महाकुंभ के लिए हमें निकलना भी था। उसके बाद वहीं पर हमने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया, जो कि हमें बहुत ही बेटर फील हुआ, काफ़ी अच्छा खाना था। अब उसी रात को हमें बनारस से निकलना था प्रयागराज के लिए। हमें पता था कि ट्रेन मिलना तो पॉसिबल नहीं है, और हमें पता था कि ट्रेन की क्या हालत है अभी। प्रयागराज के लिए जितनी भी ट्रेन जा रही है, महाकुंभ के लिए जितनी भी ट्रेन जा रही है, सब में हालत बुरी है, भीड़ है। कोई भी पर्सन टिकट के साथ नहीं कर रहा है, मतलब मैक्सिमम पर्सन बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा है, तोड़ फोड़ हो रही है, वो सब आपको पता है। तो हमने ट्रेन का रिस्क लिया ही नहीं, और हमारी कंफर्म टिकट भी नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलो बस से चलते हैं। हालांकि हम अवेयर थे कि हमें शायद 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया जाएगा, बट हमने सोचा चलो देखते हैं, जाते हैं, क्योंकि हम पहले से माइंडसेट बना के आए थे कि इतनी प्रॉब्लम तो होने वाली, इतना तो चलना पड़ेगा। अब बनारस से प्रयागराज जाने के लिए हम बस स्टैंड पहुंच गए, बनारस बस स्टैंड पहुंच गए, और वहाँ पर हमने देखा कि कोई बस नहीं है, ओनली गवर्नमेंट की जो बस है वही है। उसके अलावा हमने सोचा कि शायद कोई स्लीपर बस मिल जाएगी, कोई एसी बस मिल जाएगी, वहाँ से हमारा सफ़र थोड़ा सा आरामदायक होगा, क्योंकि हम पूरे दिन से घूम रहे थे। लेकिन वो नहीं मिली। लकीली पता नहीं कहाँ से ही एक जो छोटी बस होती है ना, मिनी बस होती है वाइट कलर की, वो एकदम से पता नहीं कहाँ से आती है, और उसमें हम ही 7 लोग चढ़ते हैं। कुछ लोग पहले से थे और हम ही 7 लोग चढ़ते हैं, हमारा ग्रुप ही चढ़ता है। और बाकी फिर उस ड्राइवर की बाकी ड्राइवर से लड़ाई हो जाती है कि आपने ये सवारी कैसे भर ली यहाँ से। काफ़ी दिन तक उनकी बहस चलती है, तो वगैरह वगैरह। तो उस ड्राइवर ने, हमारे बस के ड्राइवर ने, उनको 200 रुपये दिए और उनकी बोलती बंद हो गई। आप देख रहे हो, 200 रुपये में सारा झगड़ा सोल्व। तो अब उस बस वाले ने हमसे बहुत ही नॉमिनल प्राइस लिया, 200 रुपये पर पर्सन, बनारस से प्रयागराज जाने के लिए 200 रुपये पर पर्सन। हमने बिल्कुल बहस नहीं की, बहुत सही प्राइस है, चलो। और हमें बस ने उतारा लगभग 8 किलोमीटर पहले। अब क्योंकि आगे एंट्री ही नहीं थी बस की, तो हमें उतरना ही पड़ा डेफिनेटली। अब उसके बाद एक और नया स्कैम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में एक सीनियर सिटीजन भी थी, तो जिसके लिए हम नहीं चल सकते ज़्यादा, इसके लिए हम ढूंढ रहे थे कोई ई रिक्शा मिल जाए जहाँ तक पॉसिबल है। लगभग 2 घंटे, 5:30 से लगभग 7 या 7:30 बज गए, 2 घंटे ढूंढने के बाद, क्योंकि ई रिक्शा वाले जो प्राइसेस मांग रहे थे 8 किलोमीटर के, कोई 3,000 मांग रहा था, कोई 2,500 मांग रहा था, कोई 2,000 मांग रहा था, कोई 1,500 मांग रहा था। वहीं पर हमें कोई मिला जिसने प्राइस अपना बोला 1,000 रुपये, और हमने कहा चलो भैया। उन्होंने बताया महाकुंभ मेला जहाँ पर, वहाँ से 1 किलोमीटर हम पीछे छोड़ेंगे। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, आप चलो 1 किलोमीटर तो 1-1.5 किलोमीटर तो हम चल लेंगे। तो उन्होंने हमें शास्त्री ब्रिज के पास उतारा, और वहाँ से हमें बता दिया कि यहाँ से आप जाओगे तो महाकुंभ मेला है। अब मैं एक बात आपको बताना भूल गया, क्योंकि बनारस में होटल को लेके मैं परेशान हो चुका था। तो मैंने बनारस में रहकर ही एक होटल देखा था जो कि रेलवे स्टेशन के पास हो। वो मैंने होटल देखा प्रयागराज में, और उसको मैंने ऑनलाइन देखकर बुक कर लिया था फ़ोन पर बात करके। बुकिंग करते वक्त जो लोकेशन हमें बताई गई, या फिर जो मैंने देखी मैप पर, वो थी रेलवे स्टेशन के पास में। बट जब फाइनली पैसा वगैरह सब कुछ चला गया, तो लोकेशन जो व्हाट्सएप पे वो सेंड करते हैं, वो होती 8 किलोमीटर दूर लोकेशन से, यानी रेलवे स्टेशन से, और हमारे लोकेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूर। अब हमें पता था 15 किलोमीटर ऐसे टाइम में जाना बहुत ही मुश्किल है। पैदल तो हम जाने से रहे, और ई रिक्शा वगैरह से जाना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि रास्ते सब बंद है, और जो प्राइजेस मांग रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मांग रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो आज का दिन हम यहाँ पर बिताते हैं। तो हमने देखा कि साइड में कुछ कैबिन था जो रेस्ट करने के लिए, हमें लगा कि चलो थोड़ी देर आज रेस्ट करते हैं। तो हम लगभग 9 बजे करीब हम वहाँ पहुँचे। हमने उनको बोला कि भाई हमें 7 लोगों के लिए जगह चाहिए, हमें आराम करना है और हम कुंभ मेला जाना है। तो उन्होंने हमें प्राइस बताया कि 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से प्राइस है, तो यानी कि 4200 बनता है। फिर उन्होंने बार्गेन करके उन्होंने खुद से बोला कि भाई आप एक काम करना, 3,000 रुपये आप दे देना, 3,000 रुपये में पूरा ही आप बुक कर लो। हमने उन्हें बोला भाई 3,000 नहीं, 2,500 में आप बुक करो। उन्होंने कहा ठीक है, 2,500 में डन करते हैं। अब वहाँ पर सफाई नहीं थी, बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी। हमने उनको बोला कि भाई हम सामान रख रहे हैं, हम कुंभ जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, संगम की साइड जा रहे हैं स्नान करने के लिए, हम आएँ तब तक आप सफाई करवा देना। हमें ट्रस्ट है आपके ऊपर, आप ये चाबी रखो, आप बस सफाई करवा देना ताकि हम आए और हम आके सीधा आराम कर सकें। और संगम जाने के बाद भी वहाँ पर भी थोड़ा सा स्कैम तो चल ही रहा था, बट उसको मैं कह सकता हूँ कि एक मेजर था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि आपको एग्जैक्टली बताया नहीं जा रहा था कि कौन से घाट पर हमें जाना है, जो संगम है, जहाँ पर हमें स्नान करना है,
हमें सभी लोगों को कहीं न कहीं डायरेक्ट कर दिया जाता था कि आप उस घाट पर चले जाओ, उस घाट पर चले जाओ, 11 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर ऐसे पोल बनाए हुए थे, वहाँ पर आप चले जाइए। तो ख़ैर हम भी चले गए, हमने रूल्स को फ़ॉलो किया और हम गए वहाँ पर, गंगा स्नान हमने किया, अच्छे से सब कुछ रहा। उसके बाद जब हम वापस आए और लगभग हम 1:30 या 2 बजे करीब हम लौटे थे, लगभग 5 घंटे के बाद हम लौटे। उसके बाद हमने देखा कि कुछ सफाई नहीं हुई है, गद्दे वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। हमने उनको बोला कि भैया क्या बात है, 5 घंटे हो गए हमें, अभी तक आपने सफाई नहीं करवाई, हम क्या करेंगे? हम अभी आए, हमने सोचा कि हम आके आराम करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, कल से हम लोग सोए नहीं है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, हमें आराम करना था। उसके बाद वो कहते हैं कि भैया बस आधा घंटा दो, हम अभी करवा रहे हैं। हमने बोला भाई 1 घंटा लो, आप करवाओ, अगर 1 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग खाली कर रहे हैं। 1 घंटा भी बीत जाता है लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं देंगी। हमने उनको बोला भैया हमारे पैसे वापस करो, हम जा रहे हैं, आपको जो पैसा काटना है 1500 आप काट लो, सामान रखने का है उसका। लेकिन हम तो रेस्ट तो कर ही नहीं पाए, एक मिनट भी हम लोग नहीं बैठ पाए, यहाँ पे कोई सफाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और बोलने के बावजूद भी आपने सफाई नहीं करवाई। तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई आप लोगों ने 3 बजे तक ही बोला था, 3 बजे तक के लिए ही बुक करवाया था। अब आप लोग बताओ हम लोग पागल है क्या? 2500 रुपये लेके 9 से लेके 3 बजे तक हम बुक करवाएंगे, जिसमें हम उस बीच में है भी नहीं वहाँ पे, हम लोग वहाँ पर रुके भी नहीं, और हम लोग 2500 रुपये देंगे वहाँ पर। ये सरासर लूट थी और कुछ नहीं था। तो वहाँ पर भी हमें लूटा गया, हमारे साथ स्कैम हुआ। हमने उनको बोला कि आप कुछ पैसा रिफ़ंड करो, बट उन्होंने पैसा रिफ़ंड नहीं किया। फिर हमने सोचा कि छोड़ो यार क्या करना, क्योंकि सभी लोग हमें ऐसे मिले, ई रिक्शा वाले लूटने वाले मिले, होटल बनारस में हम लूट ही चुके थे, हमें बेवकूफ़ बनाया गया, स्कैम कर दिया, बहुत स्कैम चल रहा था, बनारस में चल रहा था। यहाँ पर आके तो हमने एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, और आते के साथ हो चुका था। हम गए, हमने खाना खाया, तो जिस होटल में हम खाना खा रहे थे उस होटल में भी भाई लोगों की, जो कस्टमर से कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। सीधा एक प्लेट दी जा रही, कोई ऑप्शन नहीं, कोई मेन्यू नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक प्लेट दी जा रही है, प्लेट में चावल डाले जा रहे हैं, चावल में ही सब्जी, 3 तरह की सब्जी डाल दी, और बिना चम्मच के ऐसे दी जा रहे हैं। और जब मैंने पूछा कि भाई चम्मच, कह रहे भाई चम्मच वम्मच नहीं खाना, तो ऐसे खाओ, ये बात उन्होंने बोली। उसके बाद उसके बाद हमने जब उनको कहा कि भाई ये कोई तरीका है ऐसे बिहेव करने का, ये कोई तरीका है खाना सर्व करने का, तो उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही दिया जा रहा है, हम ऐसे ही दे रहे हैं, आपको खाना है तो खाओ वरना रहने दो। उन्होंने ये बात बोली, और इस बात पर वो झगड़ने तक को तैयार थे कि बाकी लोग जब खा रहे हैं आपको क्या दिक्कत है। और वो प्लेट आप मानोगे नहीं, ओनली चावल था, छोटी वाली प्लेट जो होती है डिस्पोजल, 100 रुपये प्लेट। बात मैं अभी पैसे की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, जिस तरीके से उन्होंने खाना सर्व किया, सब कुछ। होटल वाले भी लूट रहे हैं, ई रिक्शा वाले लूट रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले भी लूट रहे हैं, सब लूटने पे लगे हुए हैं कि जैसे महाकुंभ है, अभी जितना लोगों को लूटा जाए लूट लो, उसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा, अपनी जेबें भर लो, सीधा सा ये मोटिव लोगों का था। उसके बाद हमने वहाँ से, जहाँ पर हमने 2500 रुपये देते, वहाँ से हमने खाली किया कि हटाओ यार, हम उनको सुनाया अच्छा खासा। उसके बाद कि भाई आगे से आपको कोई नहीं पूछने वाला, अभी आपको मौका मिला है, लूट लो, जितना लूटना है, जितना करना है कर लो, लेकिन ये जो कमाई आपको बचेगी नहीं। तो हमने उनको कॉल किया, जिससे भी रूम हमारा बुक हुआ था एडवांस, जिसको हमने पैसे दे रखे थे, 5000 हमने एडवांस दे रखे थे, एक दिन के 5000 रुपये में बात हुई थी हमारी। हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पर कितनी महंगाई होगी, क्या प्राइस वहाँ पर होटल्स का चल रहा होगा। तो उस भी हिसाब से 5000 पर डे के हिसाब से हमने बुक किया था, जिसमें से 5000 हमने एडवांस पे भी कर दिया था एक दिन का। सबसे पहले तो उन्होंने हमें बोला था कॉल पे कि भाई आप जब प्रयागराज आ जाओगे तो आप मुझे बता देना, मैं आपको गाड़ी से पिक कर लूँगा, ये बोला। तो इसीलिए हम मस्त टेंशन फ्री गया, कितना अच्छा पर्सन है, ठीक है हमें पिक करेगा, हम चले गए वहाँ पे। उसके बाद वो जाने के बाद क्या कहते हैं, भाई बस शास्त्री ब्रिज है, इसको क्रॉस कर लो, वहाँ पर मैं गाड़ी लेके आ जाऊँगा, वहाँ से पास ही है। शास्त्री ब्रिज क्रॉस करवाने के हमसे 900 रुपये लिए गए, जो कि डिस्टेंस कितना होगा, आई थिंक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। 900 रुपये हमसे लिए गए, हमने दे दी, चलो कोई नहीं, कि 900 रुपये देने के बाद 1.5 किलोमीटर ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद कोई पर्सन हमें मिलेगा जो हमें पिक करेगा और हमें अपने रूम पे जाके छोड़ेगा, हम फाइनली जाके आराम करेंगे। लेकिन नहीं, 700 ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमने बताया कि भाई हम यहाँ पे उतर गए हैं, आप बताइए क्या करना है। उन्होंने बोला कि आपके लेफ्ट साइड में देखो एक बोर्ड दिख रहा होगा, वो जो ब्रिज है वो ब्रिज आप क्रॉस करके आ जाइए। तो यानी कि फिर से हमें बोला गया कि आप थोड़ा और आगे आओ, आगे मैं आपको मिलता हूँ। पहली बात तो वहाँ पे ऑटो रिक्शा मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सब कुछ जाम था, सब कुछ बंद था। पुराना ब्रिज शायद वो ब्रिज था, तो पुराना ब्रिज क्रॉस करवा के गंगोत्री नगर एक जगह है, वहाँ पर हमें छोड़ा गया, वहाँ पर हमें जाना था। जो होटल हमारा था, जो हमने बुक किया था, वो वहाँ पर था। तो उसने हमसे 1500 रुपये लिए, और 1500 रुपये लेने के बाद लकीली उसने हमें सही लोकेशन पर छोड़ा, हम लोकेशन फॉलो करते गए। अब वहाँ पर जाकर हम क्या देखते हैं कि वो कोई होटल नहीं है, बल्कि किसी पर्सन ने अपने ही घर को कन्वर्ट किया हुआ है।
जैसे एयरबीएनबी आप लोगों ने सुना है ना, एयरबीएनबी तो वेल मैनेज्ड होते हैं, बट वो एयरबीएनबी भी नहीं था, सिंपल घर था, 3 फ्लोर थे घर में, ऊपर वाले फ्लोर पे वो रह रहा था, नीचे वाले दोनों फ्लोर पे गेस्ट लोगों को ला रहा है। क्यों, हमें अपने आसपास जितने भी लोग दिख रहे थे सभी लूटने वाले दिख रहे थे, सबके सब लूटने वाले दिख रहे थे, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो ये पर्सन हो, चाहे वो हमें खाना देने वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, कोई भी पर्सन हो, हर कोई बस यही सोच रहा था कि इस महाकुंभ के दौरान कैसे लोगों को लूटा जाए। तो फाइनली हम उस होटल पे, होटल कहूँ या जो भी आप कह सकते हो, वहाँ पर हम पहुँचे, हम रुके, हमने स्टे किया, 2 दिन वहाँ हमने अपने बिताए, हम कहीं नहीं गए। वो सेकंड डे हम में से एक पर्सन गए थे, उन्होंने बताया कि लगभग 30 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, वहाँ से संगम पड़ता है। यहाँ पर जो स्कैम क्या था, स्कैम ये था, एक तो घर, होटल नहीं घर, दूसरा मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गूगल मैप्स के ऊपर जो होटल रेलवे स्टेशन के पास दिखाया जा रहा, वहाँ पर नंबर उस पर्सन के कैसे, स्कैम ही है ये, झूठ है। तो पहले भी तो बता सकता था ना कि भाई मेरा जो रूम है जो आपको देंगे हम, वो आपको हम वहाँ नहीं देंगे, जो लोकेशन रेलवे स्टेशन वो थोड़ा दूर होगा या होगा, तो हम उसी हिसाब से बात करते। 12 तारीख को हमें वापस आना था, निकलना था वहाँ से, 7:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। कुछ लोग जो जो बाकी 4 गेस्ट थे उनकी ट्रेन थी लगभग सुबह 4 बजे की, और हमारी ट्रेन जो हमें दिल्ली आना था वापस, उनकी ट्रेन थी सुबह 7:30 बजे, जो कि वंदे भारत, जो कि सेम डे बुक हुई थी। आई डोंट नो कैसे, सेम डे लक कह लो या जो भी कह लो, उस दिन हमारी बुक हो गई थी। तो हमने बोला कि भाई आप बस एक काम कर दो, हमारा कोई रिक्शा या कोई ऑटो करवा दो ताकि हम सारे लोग स्टेशन पहुंच पाएँ। अब उन्होंने हमारी किसी से बात करवाई, किसी ई रिक्शा वाले से, और उन्होंने बोला कि भाई मैं 800 रुपये लूँगा, आपको प्रयागराज जंक्शन छोड़ दूंगा। ठीक है, हमने उनको बताया भाई कि लगभग 12 बजे आप आना, 12 बजे के करीब चलेंगे। सारी बात हो गई कि हम 7 लोग हैं, हमारे पास लगेज भी है, रात को 12 बजे आपको आना है और हमें प्रयागराज जंक्शन जाना है। उन्होंने प्राइस बोला 800 रुपये। अब 12 बजे वो आ गए, आकर के क्या कहते हैं, अब हम उनको क्लियरली बताया कि हमारे पास लगेज है और आपकी ई रिक्शा के ऊपर अगर कैरियर हो जिसके ऊपर हम सामान बैग वगैरह रख सकें ताकि हम आराम से अंदर बैठ पाए। हम लोग क्लियरली बता दिया था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो पहली बात, जो ई रिक्शा वो लेके आया उसके ऊपर कैरियर नहीं था, बट वो क्या कहता है कि भाई 3,000 रुपये लगेंगे। बात हुई हमारी 800 रुपये में, फिर आके एकदम से 3,000 कहाँ हो गया। उन्होंने बोला कि भाई 3,000 लगते हैं, आप 2,500 दे देना। मैं कहा भाई अभी आपने 2 से 4 घंटे पहले आपसे जब बात हुई तब आपने कहा कि 800 रुपये में चल दूंगा। कह रहा भाई तब बात अलग थी लेकिन अभी टाइम अलग है, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको बोला भाई एक काम करो आप जाओ। फिर वो बोला अच्छा भाई आप कितने दोगे यार, 2,000 दे दो। मैंने कहा भाई मैं दूंगा 800 रुपये। फिर वो बोला भाई 1200 1500 में कर दो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है 1200 दे देंगे। अब क्योंकि हमारी भी हमें पता ज़्यादा रेट करेंगे तो हम स्टेशन शायद नहीं पहुंच पाए, ट्रेन मिस हो गए तो यहीं पर अटक कर रह जाएंगे। उस टाइम पर हमारा मेंटल स्टेट यही था कि बस किसी तरह यहाँ से निकला जाए, क्योंकि हर कोई हमें अपने आसपास में लूटने वाला दिख रहा था और कुछ नहीं। हम वो ई रिक्शा पर बैठे, हम निकल गए। अब उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि आगे रास्ते बंद हो तो मैं आपको कहीं भी छोड़ूं, आपको पैसा 1200 ही देना है, कंप्लीट ही देना है। हमने कहा नहीं, आप हमें कहाँ छोड़ोगे उस हिसाब से, उस बेसिस पर हम आपको पैसे देंगे। अगर आपने उस पॉइंट तक छोड़ा तो हम आपको 1,000 देंगे, आपने अगर हमें उस पॉइंट तक छोड़ा तो हम आपको 500 देंगे। ये बात हुई और उसने एग्री किया। अब हम चले गए प्रयागराज जंक्शन की तरफ। तो आगे रूट बंद था, लगभग आई थिंक हम 800-900 मीटर ही चले होंगे, वहाँ पर रूट बंद था। तो पुलिस ने हमें बताया, वहाँ पे जो भी पुलिस काफ़ी कोऑपरेटिव थी वहाँ पे, बताऊंगा कैसे। तो उन्होंने हमें बताया कि आपको यहाँ से नहीं पहुँच पाओगे, रास्ता पूरा बंद है, आप नहीं जा सकते। आप एक काम करो, एक नैनी रेलवे स्टेशन आप वहाँ पर पहुँच जाइए, वहाँ से प्रयागराज के लिए ट्रेन जाती रहती है, आप किसी भी ट्रेन में बैठ के प्रयागराज जंक्शन पहुँच जाओगे। हमें भी सही लगा। तो हम फाइनली नैनी के लिए हम निकल चुके, जो कि वहाँ से आई थिंक 1.5 या 2 किलोमीटर पड़ रहा था। तो टोटल हमने जो डिस्टेंस कवर किया लगभग 2.5 किलोमीटर, 2 से 2.5 किलोमीटर हमने टोटल किया होगा जो ई रिक्शा में कवर किया। और जब हम नैनी की तरफ पहुँचे, नैनी रेलवे स्टेशन की तरफ, तो वहाँ पर भी बैरिकेड लगा रखी और वहाँ पर भी हमें मना किया गया कि भाई नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ये है वो है, बंद है रास्ता, नहीं जाना तो नहीं जाना, यानी उस स्टेशन पर भी नहीं जाने दिया जा रहा। और उसके बाद उनमें से एक शख्स क्या कहता है, वहाँ पे वो पुलिस नहीं थी, वो लोकल लोग थे, वो पुलिस नहीं थे बैरिकेड के पास में, वो लोकल लोग थे। वो कहते हैं हमें 50 रुपये दे दो, अब ट्रेन आपके लेट हो रही है। यानी कि 50 रुपये दे के आप वहाँ से रिक्शा निकाल लो। आप समझ रहे हो, बैरिकेड वगैरह सब बढ़ जाएंगे 50 रुपये में। ये वहाँ की हालत है। 50 रुपये में अब दो बैरिकेड हट जाएंगे। उसके बाद हम नैनी रेलवे स्टेशन पहुँचे। बट ऑब्वियसली 50 रुपये देके नहीं देने चाहिए, बट वहाँ पर इंसान क्या करे, दादागिरी चल रही है लोगों की। फाइनली हम नैनी रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर ई रिक्शा वाला क्या कहता है कि भाई 1,500 रुपये दो हमें। मैं कहा भाई 1,500 कहाँ के, 1200 में। पहली बात तो हमारी 1200 में फाइनल बात हुई और आप ओनली 2 किलोमीटर लाए हो हमें, मैं आपको 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देने वाला, क्योंकि जहाँ की बात हुई आपने पहुँचाया भी नहीं।
फिर बोला नहीं नहीं 1000 रुपये तो मैं कम से कम लूँगा। तो फाइनली उससे लड़ झगड़ के जितना मैं भरा हुआ था 3-4 दिन से सब मैंने उसको सुना दिया कि भाई आप लोग बस लूटने पर हो, कोई इंसानियत नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कभी मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद लिटरली आप लोग ना लोगों को पीछे घूमोगे 20-20 रुपये सवारी के लिए, ऐसा होगा। और अभी जो लोग आ रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, आप उनको लूटने पर लगे हुए हो। फाइनली 700 रुपये दे के नैनी रेलवे स्टेशन की तरफ हम बढ़े। वहाँ से प्रयागराज जंक्शन के लिए हमें ट्रेन मिली। फिर वहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद, प्रयागराज जंक्शन वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आई और हम वापस दिल्ली आए। हमें वहाँ पे क्या फील हो रहा था? सबसे पहले तो हमें वहाँ पे ट्रैप्ड फील हो रहा था कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है यहाँ पर आके। डेफिनेटली मैं भी काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, काफ़ी रिलीजियस हूँ, आप मेरे पॉडकास्ट देखते होंगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन वहाँ पर जाकर क्या था, माहौल ही अलग था। लोगों ने महाकुंभ को एक जरिया बना लिया कमाई का। खासकर वहाँ के लोकल लोगों ने, जो ई रिक्शा वाले थे वो। हमने वहाँ पे लोकल लोगों से पूछा कि भाई जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ से रेलवे स्टेशन जाने का कितना चार्ज लगता है? तो कहते हैं भाई 20 रुपये सवारी लगती है। 20 रुपये सवारी, यानी कि हम 7 लोगों के हिसाब से लगभग 140 रुपये, 150 रुपये मान लो। और मान लो एक्स्ट्रा अगर कोई ले रहा है तो 500 रुपये मान लो कि चलो ठीक है। मैं वो नहीं कहता, गलत नहीं है, ठीक है, आप टाइम है ज़्यादा कमाओ, डबल कमा लो, इससे ज़्यादा तो क्या मतलब बनता है। आप 500 रुपये ले लो। लेकिन 3000 रुपये, 140 रुपये जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर आपसे 3000 रुपये मांगे जा रहे हैं। उसके बाद जिस भी होटल पे, जिस भी रेस्टोरेंट पे आप खाना खा रहे हो, वहाँ पर आपको एज अ कस्टमर कोई रिस्पेक्ट आपकी नहीं है। मैं सीरियसली बताऊँ, मतलब हो सकता है लोग थोड़ा सा ऑफेंड हो जाए, लेकिन जो मैंने फील किया वो बता रहा हूँ। जो भी वहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने काफ़ी सारे मैक्सिमम लोगों के लिए ना एक बुरा एक्सपीरियंस शायद से रहा होगा वहाँ पे। मैं तो अभी नहीं चाहूँगा कि मैं वहाँ पे दोबारा जाऊँ लोगों की वजह से, वहाँ पर दोबारा जाऊँ, क्योंकि मुझे पता लग गया कि वहाँ के लोगों का असली चेहरा क्या है। थोड़ा सा मौका मिला, इंसानियत गई भाड़ में। झूठ बोलो, फरेब करो, स्कैम करो, बस यही चल रहा था वहाँ पे। अब आप लोग शायद यहाँ पे कहोगे कि विकास भाई प्लानिंग के साथ जाना चाहिए था। डेफिनेटली मैं प्लानिंग के साथ गया था, तब मेरा ये हाल हुआ है। और अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद जो असली चेहरा है वहाँ के लोगों का, वहाँ पर जो भी हो रहा है, शायद ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, दिल से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ महाकुंभ की, और मैं भी काफ़ी रिलीजियस हूँ। मैं भी स्नान करने ही वहाँ पे गया था संगम पर। लेकिन जो एक्सपीरियंस वहाँ से जुड़ा हुआ, जो मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि काफ़ी रिलीजियस सब कुछ रहेगा, डेफिनेटली मैं देख रहा था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कि हाँ वहाँ पर रश है, सब कुछ एक्सपेक्टेड था। बट ये जो बिहेवियर है वहाँ के लोगों का, ये अनएक्सपेक्टेड था। जो रिस्पेक्ट होती है, जो हमें मिलनी चाहिए वहाँ पर, वो नहीं मिली। बस आपके साथ स्कैम किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, और कोई फैसिलिटी किसी तरह की नहीं है लोगों की वजह से। जो लोग हैं ना, बुरा मत माना, लेकिन सच में जो मेरे को फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन है। ये सच है जो मैंने वहाँ पे फील किया, बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन। मुझे लगा कि लोगों में डिसिप्लिन ही ये बहुत ही बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जो भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है इसकी वजह से। और अगर मैं बात करूँ स्नान जब हम वहाँ कर रहे थे संगम पर, चेंजिंग रूम्स जो थे उनकी हालत की अगर मैं बात करूँ तो चेंजिंग रूम्स के अंदर ही किसी ने पोटी की हुई है, डायपर्स पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, ऐसा सब कुछ हाल था कि आप चेंजिंग रूम में घुस नहीं सकते हो। ये हाल वहाँ का था। बाकी और भी कुछ चीज़ें हों जो आप यहाँ पर ऐड करना चाहो, आपका एक्सपीरियंस कुछ भी, मैं ओनली बुरा एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ पर जो हाईलाइट्स मेरे लिए बनी, अच्छी चीज़ों को तो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। हाईलाइट अगर कोई मुझसे पूछेगा भाई बनारस का सफ़र कैसा रहा, महाकुंभ का, प्रयागराज का सफ़र कैसा रहा, तो मेरा सफ़र तो ये रहा। मुझे यही लगा कि हर कोई वहाँ पे नहीं होगा।